जय हिंद दोस्तों। स्वागत है जीएस प्रैक्टिस हब यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट संख्या 6 पे चर्चा करेंगे और जो बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार पुलिस में मद्य निषेध भर्ती के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा और प्रत्येक प्रश्न को डिटेल से जानते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ठीक है, सेट नंबर 5 भी करा दिया गया है, वह भी अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, प्लेलिस्ट के माध्यम से जा करके आप देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अब प्रश्न पत्र पे चलते हैं क्योंकि एग्ज़ाम बहुत फास्टली लिया जा रहा है आयोग द्वारा, तो फालतू का टाइम हम लोग के पास नहीं है। तो हम लोग पहला प्रश्न पे चलते हैं और वीडियो को जो है दोस्तों के पास में शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न आप लोग का सामने है दोस्तों। दी गई आकृति में कितनी त्रिभुज है? देखिए मैथ का सॉल्यूशन तो डिस्प्ले पर कर पाना संभव नहीं है, बट देखिए मैं आपको बता दूंगा, ध्यान दीजिएगा, आप समझ लीजिएगा। इसके लिए आपको सही जवाब डी ऑप्शन है, 4 गो हो जाएगा। काउंट कर सकते हैं इसके लिए। देखिए एक तो आपको यहाँ से 1 हो गया, दूसरा आपको यहाँ से 1 हो गया और एक यहाँ हो गया और एक नीचे हो गया, तो ये 4 को काउंट हो जाता है। सिंपल है। मैथ का प्रश्न है, मैथ का प्रश्न में देखिएगा आप इसको कर लीजिएगा। सही आंसर जो है आपको 12.5% होगा और यह सिटिंग अरेंजमेंट का रीजनिंग का क्वेश्चन है जो जिसके लिए जो आपको सही जवाब होगा, ये ध्यान देने योग्य बात है, इसके लिए आपको सही जवाब 3 होगा, यानी कि कहने का अर्थ है ऑप्शन आपको डी सही जवाब हो जाएगा इस रीजनिंग के लिए। ये आपको सर्किल में इसको बैठा करके आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न है व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक संज्ञा का सही क्रम को बताना है। तो यह जो है ना, ये ऑप्शन के अनुसार आपको ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। दैनिक जागरण, धुलाई और तूफान, यह तीनों को संभावित व्यक्त करता है। 5वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, ध्यान देखिए। 5वां नंबर प्रश्न है हे राम यहाँ आओ, हे रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कारक को ढूंढना है। तो इसमें जो कारक होगा ना दोस्तों, संबोधन कारक, यानी कि संबोधित किया जा रहा है कि हे रमेश यहाँ आओ। एक में आओ जो होगा ना, संबोधित किया जा रहा है, तो यह संबोधन हुआ। इसके लिए ध्यान रखिएगा। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट में बताते चलो तो आपको देखिएगा, कारक का कुल मिलाकर के 8 प्रकार होता है। आपने पढ़े भी होंगे, याद रखिए। कर्ता ने सबका कारक जिसे करता है तो कर्ता का ने कारक होता है, कर्म का को कारक होता है, करण का से कारक होता है, संप्रदान के लिए कारक होता है। तो ऐसी करके 8 होता है। अपादान से अलग करने के लिए होता है, संबंध का के की होता है, अधिकरण में पर होता है और संबोधन हे अरे ओ होता है। तो यह कारक का चिन्ह है। ठीक है, आगे की प्रश्न है 6ठा नंबर प्रश्न। पवन में कौन सी संधि है? देखिए यह संधि बताना है और पवन में जो है कौन सी संधि लगी हुई है इसको आपको बताना है। इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अयादी संधि लगा हुआ है तो डी ऑप्शन आपके इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। संधि के कुछ प्रकार समझ, संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, स्वर्ण, व्यंजन और विसर्ग। ये 3 प्रकार के संधि होता है और स्वर संधि है ना, सब का एक अपना उपभेद होता है। ध्यान के सभी का अपना एक उपभेद होता है। तो ये उपभेद में देखिएगा, स्वर के अंदर में ये आता है अयादी। स्वर के अंदर में कौन कौन सा आता है? दीर्घ, ध्यान रखिएगा, दीर्घ आता है, गुण आता है, वृद्धि आता है और यान आता है और अयादी आता है। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न जैसे में देखिए पवन है ना, पवन के अगर संधि विच्छेद करिएगा तो पो जोड़ अन होता है, पो जोड़ अन। कभी आगे भी प्रश्न आ सकता है, चाहे कभी भी सेट में आ जाए पवन का संधि विच्छेद करने के लिए, तो पो जोड़ अन होता है पवन का। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जो वाक्य है वो संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध किया गया है? यह 4 ऑप्शन दिया गया, 4 में से एक, 3 गलत रहेगा। ये कौन सा शुद्ध रूप से प्रयोग किया गया है? इसके लिए जो आपको सही जवाब हो जाएगा ना, राहुल बचपन से बहुत शरारती था। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। राहुल बचपन से शरारती था, बचपन से बहुत शरारती था। ये बचपने नहीं शूट कर रहा है, बचपने नहीं शूट कर रहा है और बचपना तो नहीं शूट कर रहा है, इसलिए सी ऑप्शन इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न है, परंपरागत उक्त जो है परंपरागत उक्त को कहते हैं। तो ये जो उक्त है इसके लिए ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, अनुश्रुति के कहा जाता है। 9वां नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। 9वां नंबर प्रश्न है, कह रहे विश्वस्त। ध्यान रखिएगा, विश्वास शब्द का उचित वाक्यांश क्या है? यानी कि विश्वस्त का मतलब कि किसी पे विश्वास करना। तो इसका उचित क्या होगा इस प्रश्न के अनुसार? तो जिस पर विश्वास किया गया हो, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन सही जवाब, जिस पे विश्वास किया गया है उसको विश्वस्त कहा जाता है। 10वां नंबर प्रश्न है, मैला आंचल का लेखक कौन है?
पुस्तक से भी आपको आएगा, पुस्तक अलग से भी मैं आपको करवा दूंगा वीडियो, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं अभी जो वर्तमान में इसको देखिए, तो इसके लिए सही जवाब फणीश्वर नाथ रेणु है। फणीश्वर नाथ रेणु है, महिला आंचल का लेखक है। और कुछ लेखक इंपॉर्टेंट को ध्यान से सुनिएगा और याद करिएगा, ध्यान रखिएगा। इसके लिए जिसे है फणीश्वर नाथ रेणु का जो और सारे बुक है ना, और सारे उपन्यास है, देखिएगा, एक तो महिला आंचल हो गया, दूसरा जुलूस हो गया, और तीसरा जो हो गया ना, दीर्घ ताप हो गया। ध्यान रखिएगा, दीर्घ ताप हो गया। और कुछ कथा भी है, इनका कुछ कथा भी लिखा गया है। कथा में याद रखिए, ठुमरी एक कथा है, अगिनखोर, फिर लाल पान के बेगम, लाल पान के बेगम। तो यह सब प्रश्न में पूछा गया है और आगे पूछने की संभावना है, इसीलिए मैं आपको बता दूं। शायद आप अगर इसको देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो कलम कॉपी साथ में लेकर के बैठे, ताकि मैं एक्स्ट्रा फैक्ट को बताऊं तो आप उसके नोट कर सकें। 11 नंबर प्रश्न देखिएगा, किस मध्यकालीन जो संत ने बीजक लिखा था? तो बीजक जो बुक है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह कबीर द्वारा लिखा गया था। और यह प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है, अलग अलग एग्जाम में है, ये कई बार रिपीटेड प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आप देखिए, कबीर जो है ना, कबीर के और सारे बुक को देख लेते हैं। जैसे एक तो बीजक हो गया, दूसरे बसंत हो गया, तीसरे मंगल हो गया, और तीसरा चौथा पवित्र आगम हो गया। तो ये सारे बुक जो है कबीर द्वारा लिखा गया है। सूरदास यहाँ पे ऑप्शन में है, सूरदास को भी देख लीजिएगा। सूरदास के जो लिखा गया है, सूर सागर लिखा गया है, सुरावली लिखा गया है, फिर उसके बाद में साहित्य लहरी लिखा गया है। ठीक है, एक तुलसीदास है, तुलसीदास को भी देख लीजिए। तुलसीदास द्वारा लिखा गया रामचरितमानस, किताबली, गीतावली, ध्यान रखिए, और दोहावली। और एक विनय पत्रिका लिखा गया है, एक विनय पत्रिका लिखा गया है, तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। इनका देखिए डी ऑप्शन में देखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम है, जायसी खाली ऑप्शन में दिया गया है, तो इनको मलिक मोहम्मद जायसी पूरा नाम है, याद रखिएगा। इनको द्वारा लिखा गया है पद्मावत लिखा गया है, बहुत चर्चित बुक है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको भी आपको नोट करना है, याद कर लेना है। फिर उसके बाद में है ना अखरावट भी है, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलम, ध्यान रखिएगा, आखिरी कलम। और ये जो पद्मावत लिखा गया है, पद्मावत को याद रखिएगा कि पद्मावत जो है रानी पद्मावती और राजा रतन सेन दोनों की प्रेम कहानी है। और आखिरी कलम जो है ये बाबर के शासन के बारे में जानकारी दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आगे देखते हैं, 12 नंबर। हाँ, 12 नंबर में देखिएगा, 12 नंबर में है पानी पर तैरती बर्फ का टुकड़ा जब पूरी तरह से पिघल जाता है तो पात्र में पानी का स्तर क्या होगा? तो पानी का स्तर क्या होगा इसको आपको बताना है। तो ये जो पानी का स्तर है ना, ध्यान रखिएगा, इसको में कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे पानी में आप अगर बर्फ डाल दिया है, तैर रहा है, तो पानी में ना घटेगा ना बढ़ेगा, पानी में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब कुछ सिद्धांत है, मैं कुछ सिद्धांत को बता दूं। जैसे यह जो सिद्धांत दिया गया है ना, ये आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया है, और उसने बताया कि अपने भार के बराबर पानी है ना जो विस्थापित करता है। अगर पानी में कोई भी वस्तु डालते हैं तो वस्तु अपने भार के बराबर पानी को विस्थापित कर देता है, हटा देता है। ठीक है, पहले ही हटा देता है। फिर दूसरे में याद रखिएगा, बर्फ का जो घनत्व है 0.9 ग्राम हो, ध्यान रखिएगा, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। और जल का घनत्व होता है 1 ग्राम, ध्यान रखिएगा, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये आपको ध्यान रखिएगा, हो सकता है आगे पूछ दे, इसके लिए मैं आपको बता दिया हूँ। फिर उसके बाद में एक चीज और याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, विस्थापित द्रव का जो भार है ना, वह उत्प्लावन बल के बराबर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, नाभिकीय रिएक्टर में जो मंदक का कार्य मुख्य रूप से है वो क्या है। मैं इसको सारे फैक्ट को बताऊंगा। आप एक बार पहले वीडियो को एक जरूर शेयर कर दीजिए, ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग का सपोर्ट से जो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, मोटिवेशन मिलती है, और मैं आप लोग के सामने मेहनत करके तत्परता के साथ में आपके साथ में ये जो कंटेंट है आपको लाता हूँ और उसको बताने का काम करता हूँ, ठीक है। 13 नंबर में देखिएगा, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य क्या है? देखिए, मंदक का कार्य है ना दोस्तों, देखिए इसको है न्यूट्रॉन को गति को धीमा करना। मुख्य रूप से इसका कार्य ही न्यूट्रॉन को जो गति है उसको गति को धीमे करने का काम है मंदक के काम रहता है। ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और सारे चीज देखिए मैं आपको बता दूं, इसको मैं और सारे फैक्ट याद रखिएगा। जैसे में नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका किसका प्रयोग किया जाता है, आगे प्रश्न आपको आ सकता है कि मंदक के रूप में किसका किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको बताना है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कि भारी जल का प्रयोग किया जाता है, और भारी जल को D2O कहा जाता है। क्या कहा जाता है? D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, कभी कभी ये भी प्रश्न आया है। दूसरी चीज में ग्रेफाइट का छड़, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, और शुद्ध जल यानी कि H2O है ना, उसका भी प्रयोग किया जाता है दोस्तों। फिर उसके बाद में नियंत्रक छड़ का प्रयोग किया जाता है, यही नाभिक रिएक्टर में, वो भी इसका न्यूट्रॉन को गति के मंदक करने के रूप में। तो मंदक करने के रूप में भारी जल का प्रयोग ग्रेफाइट और H2O का ही प्रयोग होता है। नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम या बोरॉन का छड़ का प्रयोग किया जाता है, और वही इसको जलाने के लिए ईंधन जरूरत पड़ती है तो ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का प्रयोग होता है, और एक प्लूटोनियम 239 का प्रयोग होता है। यह प्रश्न भी आपको आएगा, जरूर आएगा, आप या फिर आया होगा कभी एग्जाम में, आप देखेंगे बहुत बार प्रश्न में पूछा गया है।
14 नंबर प्रश्न है मिलान करने वाले। ये प्रश्न तो आपको वो फिक्स है, आएगा ही आएगा, एकदम VBI क्वेश्चन है दोस्तों। ये प्रश्न आपको आएगा ही आएगा, ऐसा ही आएगा, ऐसा ना करें कि यही आएगा, लेकिन आएगा। ऐसा प्रश्न हर एग्जाम में एगो दिया जाता है। इसको आपको मिलान करना है तो देखिए, आग्नेयाशय द्वारा है जो आपको इंसुलिन निकलता है, हार्मोन निकलता है। फिर उसको पीयूष ग्रंथि द्वारा जो है ना, यह आपको वृद्धि हार्मोन है, पीयूष ग्रंथि से वृद्धि, छोटी ग्रंथि कहा जाता है, और वृद्धि हार्मोन निकलता है। अधिवृक्क जो है ना, एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल हार्मोन निकलता है। और थायराइड ग्रंथि से जो है आपको थॉरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। मिलान करके देखिएगा, आपको ये ऑप्शन सही जवाब होगा इसके लिए। 15 नंबर प्रश्न है, फॉर्मिक अम्ल जो है किस में पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल, ध्यान रखिए, फॉर्मिक अम्ल जो है आपको चींटियों का डंक हो गया, बिच्छू का डंक हो गया, इसको में आपको फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, समझे। सी ऑप्शन इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में देखिए, जैसे नींबू, ऑप्शन ए में नींबू दिया गया है, तो नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। सिरका दिया गया है बी ऑप्शन में, इसमें आपको ध्यान रखा एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है, एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। इमली दिया गया है डी ऑप्शन में, इमली में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। 16 नंबर प्रश्न देखिएगा, ऊष्मागतिकी की प्रथम नियम, ध्यान रखिए, ऊष्मागति का प्रथम नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो ऊष्मागति का प्रथम नियम है जो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, बी ऑप्शन आपको इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ऊष्मागतिकी का नियम क्या है, इसमें क्या है ना, ऊष्मागतिकी ऊर्जा के संरक्षण के, ऊर्जा न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, यह ऊष्मागति का सिद्धांत बताता है, प्रथम नियम बताता है। दूसरा चीज में इसके द्रव्यमान संरक्षण का एक नियम, कभी कभी प्रश्न आएगा द्रव्यमान संरक्षण का, तो द्रव्यमान संरक्षण में जो है रासायनिक अभिक्रिया में है द्रव्यमान संरक्षित रहता है, वह आपको बदलता नहीं है। और इसको लिए एक सूत्र भी दिया गया था, E बराबर mc², एक सूत्र है द्रव्यमान के लिए। फिर उसके बाद में देखिएगा, उसके बाद एक आता है संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे रॉकेट उड़ान भरती है, तो वह जो है वह संवेग संरक्षण वह बल नहीं होता जो कुल संवेग स्थिर रहता है, और यह रॉकेट उसके ऊपर उड़ान भरता है। और रॉकेट उड़ान भरने में एक चीज और याद रखिएगा, न्यूटन के कौन सा नियम लागू होता है? तो न्यूटन के तीसरा नियम जो है ना दोस्तों, वो लागू होता है। ध्यान रखिए, न्यूटन के तीसरा नियम और संवेग संरक्षण के नियम भी लागू होता है। आगे देखिएगा, आगे प्रश्न है 17 नंबर, धातुओं को वह गुण जिसके कारण पीटकर पतला चादर में बदला जा सकता है। तो पतली चादर में बदलने के लिए उस तत्व को जो है आघात वर्धनीयता होना चाहिए, उसको में आघात वर्धनीयता होगा तो वही उसको पतला चादर में बदला जा सकता है। ध्यान रखिएगा, आघात वर्धनीयता के मामले में अगर देखें, आपको एक सिनारियो बताऊं तो ध्यान रखिएगा, AU है, AU है, AU से कम जो होता है आपको AG होता है, और AG से कम जो है आपको CA होता है, और CA से कम जो है आपको AL एल्युमिनियम होता है। ये इसका क्रम दर्शाया गया है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण? ध्यान रखिएगा, एंटीवायरस जो है उस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। 4 ऑप्शन है आपको, देखिए इसको पहले वाला 5वां नंबर सेट जो कराए थे उसको में भी यह सेम टू सेम ऑप्शन था, सी ऑप्शन इसके लिए सही जवाब होगा। अब कुछ एंटीवायरस और मैं बता देता हूँ, शायद हो सकता है कि नेक्स्ट जब आपकी एग्जाम आए उसको में कोई दूसरा एंटीवायरस का नाम दे दे तो आप छोड़ ना दे प्रश्न के, इसके लिए ध्यान रखिएगा, नोट करिएगा। सबसे पहले तो कि एक नॉर्टन हो गया, दूसरे में है कि बीट डिफेंडर, ध्यान रखिएगा, एक बीट डिफेंडर है, उसके बाद में एक मैकफी है, मैकफी, और तीसरा में एक और है एविज है, और चौथा में एक क्विक हेल। वो सभी कंप्यूटर में रहता है, आजकल ज़्यादा भी कंप्यूटर जितना है उसमें क्विक हेल एंटीवायरस रहता है। यह एंटीवायरस का मुख्य रूप से काम ये होता है कि जो मेलवेयर सॉफ्टवेयर है या मेलवेयर मैसेज आया है उसको यह फिल्टराइज करके हटा देता है या डिलीट कर देता है, और मेलवेयर है वो आपको डेटा को ले लेता है चुपके से घुस करके, ठीक है। और एक मेलवेयर और याद रखिएगा, माने कि एक एंटीवायरस और याद रखिएगा, टोटल एवी, ध्यान रखिएगा आपको, टोटल AV करके एक एंटीवायरस है जो VPN के साथ में बेस्ट जो है ना, बेस्ट काम करता है, VPN के साथ में उसको प्रोटेक्टेड का काम करता है, मेलवेयर को रोकने का काम करता है। आगे देखिएगा 19 नंबर प्रश्न, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड से क्या तात्पर्य है? क्लाउड कंप्यूटिंग में जो दोस्त है ना, क्लाउड का मतलब और इसको संबंध हो जाता है इंटरनेट पर होस्ट की गई सेवाएं हैं, वो क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। समझे से, जैसे गूगल है, सारे डेटा आपको क्लाउड रहता है, जो भी गूगल पे आप सर्च करते हैं या जो भी देखते हैं वो सारे डेटा क्लाउड रहता है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको स्टोर रहता है, उसी को क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं, ठीक है। आगे 20 नंबर प्रश्न है, भारत का मिसाइल मैन, ध्यान रखिए, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो भारत का मिसाइल मैन के रूप में जो है आपको मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है मिसाइल मैन के नाम से, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद में अब APJ अब्दुल कलाम के बारे में आए हैं तो थोड़ा सा डीपली इनको पर चर्चा कर लेते हैं। APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम सबसे पहले सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन इनका पूरा नाम है A फॉर अब्दुल, P फॉर पाकिर, और J फॉर
जैनालाब्दीन, ध्यान रखिएगा, अब्दुल पाकिर जैनालाब्दीन, अब्दुल कलाम, समझे, सी ऑप्शन इसके लिए सही जवाब होगा। उसके बाद में आपको ये भी याद रखिएगा कि अब्दुल कलाम जो थे 11वें राष्ट्रपति थे, 11वें राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल 2000, ध्यान रखिएगा 2002 से लेकर के 7 तक इनका कार्यकाल रहा था, ठीक है। उसके बाद में यही में आपको एक ऑप्शन है सीबी रमन का, सीबी रमन की भी चर्चा कर लीजिए। सीबी रमन है ना, इनको प्रकाश के प्रकीर्णन यानी कि रमन प्रभाव के लिए 1930 में, ध्यान रखिएगा 1930 में इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। यही में है आपको ऑप्शन में होमी जहांगीर भाभा, बी ऑप्शन में। इनको आप देखिए, होमी जहांगीर भाभा है जो है भारत के परमाणु ऊर्जा के जनक कहा जाता है, भारत के परमाणु ऊर्जा के जनक कहा जाता है। और इन्होंने 1956 में एशिया के पहला अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा चालू किया था, इन्हीं के समय में किया गया था, ध्यान रखिएगा। इनको इन कार्य के लिए पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। उसके बाद में सतीश धवन आपको दिखाई दे रहे हैं, डी ऑप्शन में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है ये श्रीहरिकोटा में, यह भी प्रश्न आता है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। श्रीहरिकोटा में इसका स्थापना 1 अक्टूबर 1971 को हुआ था। अगला प्रश्न है 21 नंबर, आत्महत्या की थैली किस कोशिकांग को कहा जाता है, यानी कि आत्महत्या की थैली है किसे कहा जाता है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ये लाइसोसोम को कहा जाता है। इसके लिए आपको सी ऑप्शन सही जवाब होगा, लाइसोसोम को कहा जाता है। अब लाइसोसोम को कुछ और पॉइंट याद कर लीजिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहा ही जाता है, लेकिन कोशिका के पाचन तंत्र भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है, कोशिका के पाचन तंत्र भी कहा जाता है। और इसके पास में जो शक्ति होता है ना, बैक्टीरिया को तोड़ने में सक्षम होता है। ये क्या होता है, लाइसोसोम है, यह बैक्टीरिया को तोड़ने में सक्षम होता है। दूसरा, पहला ऑप्शन में आपको देखिए, पहला ऑप्शन में आपको दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया है या कोशिका के पावर हाउस कहा जाता है, और यह जो है ना कोशिकीय श्वसन के माध्यम से जो ऊर्जा है एटीपी के रूप में संग्रहित करने का, उत्पन्न करने का काम करता है। उसके बाद में बी ऑप्शन में है राइबोसोम, ध्यान रखिए, यह राइबोसोम एक प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। राइबोसोम क्या है, प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। डायरेक्टली प्रश्न में आएगा कि राइबोसोम जो है आपको क्या कार्य करता है, तो प्रोटीन को संश्लेषण करने का काम करता है। और चौथा ऑप्शन में गोल्जिकाय है, गोल्जिकाय ध्यान रखिए, ये प्रोटीन और लिपिड को संशोधित करता है, छांटता है और उसको पैकेजिंग कर करके और कोशिका तक पहुंचाने का काम करता है। चलिए आगे देखिएगा, 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 1867 में मुंबई में प्रार्थना, देखिए प्रार्थना समाज का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो प्रार्थना समाज का स्थापना है आपको सी ऑप्शन आत्माराम पांडुरंगन के द्वारा किया गया था। और इससे इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड आओ इसको मैं जानकारी में बता दूं, शॉर्ट में आप नोट रखिएगा, उसमें नोट करते चला जाइएगा। जैसे एशियोटिक सोसाइटी जो उसमें नहीं दिया गया फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, एशियोटिक सोसाइटी है, इसका आपको विलियम जेम्स के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद में आत्मीय सभा का राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। उसके बाद में तत्वबोधिनी समाज है, इस ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया था। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, ध्यान रखिएगा। तत्वबोधिनी सभा है देवेंद्र नाथ ठाकुर, और सत्यशोधक समाज है ज्योतिबा राय फुले, ध्यान रखिएगा, ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। ये दोनों कंफ्यूजन क्वेश्चन है और हमेशा पूछता है, हमेशा लोग गलत करते हैं इसको। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, रामकृष्ण मिशन जो है स्वामी विवेकानंद है, और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद या रीट का अधिकारिता से संबंधित और अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान है, यानी कि कौन सा ऐसा है जो अनुच्छेद 32 में जो दिया गया है वही चीज आपको उसमें भी दिया गया है। तो इसके लिए सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, 226 और 32, ध्यान रखें 226 और 32 है, ये दोनों का दोनों अनुच्छेद लगभग में समान चीज के बारे में ही दिया गया है। दोनों के पास में जो रीट जारी करने की अधिकार होता है, एक हाई कोर्ट के पास में होता है, एक सुप्रीम कोर्ट के पास में होता है, ध्यान रखिएगा। जो है ना आपको 226 के माध्यम से जो है हाई कोर्ट के पास में रीट जारी करने की शक्ति होता है, और यह जो 32 है, 32 से आपको सुप्रीम कोर्ट के पास में रीट जारी करने की जो है शक्ति होती है। 25 में देखिएगा ऑप्शन आपको 25 दिया गया है, बी ऑप्शन में अनुच्छेद 225 जो है आपके हाई कोर्ट के अधिकारिता क्षेत्र से संबंधित है, हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र उससे संबंधित है। और 27 में देखिएगा, 27 ए ऑप्शन में 27 दिया गया है, 227 आर्टिकल, तो यह सभी न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय होता है, जितना भी न्यायालय है यह अधीनस्थ न्यायालय होता है, इसका व्याख्या है। और अनुच्छेद 30 तो इसमें दिया गया है, कोई बात नहीं है। 24 नंबर प्रश्न को देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है ना दाल का सबसे बड़ा उत्पादक है, दाल का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन सा राज्य, तो ये आपको मध्य प्रदेश हो जाएगा, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा इसके लिए। 25 नंबर प्रश्न देखिएगा, 25 नंबर प्रश्न है, सुदर्शन झील का विवरण गिरनार जूनागढ़ अभिलेख में शिलालेख के उल्लेख जिनकी रचना शासक के समय उपलब्ध में दर्ज कराने के लिए दी गई थी। देखिए तो यह जूनागढ़ अभिलेख जो है यह किस शासक, तो रुद्रदामन प्रथम के शासन के बारे में, उपलब्धि के बारे में उसको बताया गया है, ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा।
26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण, बहुत इंपॉर्टेंट है, कल भी यह प्रश्न हम आपको बताए थे। नील दर्पण नाटक का लेखक है, तो नील दर्पण क्या है, नाटक है, और इसका लेखक जो है दीनबंधु मित्र है। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा इसके लिए साथियों, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा 27 नंबर है, और 27 नंबर है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। तो यह स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। वही कुंवर सिंह थे, 1800 जो 57 क्रांति था उसको में बिहार से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और आगे देखिएगा 28 नंबर है, भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में, गोल्फ क्लब जो है ना कलकत्ता में किया गया था। ए ऑप्शन आपको इसके लिए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। 29 नंबर है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर, देखिए ये कई सारे एग्जाम में आपको दरोगा टाइप के एग्जाम में भी आपको पूछा गया है, तो इसको लिए आपको ध्यान रखिएगा। ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है ना, ये आपको जो है ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, 1973 में शुरू किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है 30 नंबर, गोविंद जी, ध्यान रखें, गोविंद जी नृत्यालय, यानी कि गोविंद जी नाटक अकादमी कह सकते हैं, नाटक नृत्यालय है जहाँ डांस सिखाया जाता है, किया जाता है, तो वह कौन सा राज्य में है, तो यह जो है आपको मणिपुर में है। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया था। तो यह जो सूरसेन के नेतृत्व में किया गया था, इसके लिए आपको ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहिएगा और शेयर, अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं या फेसबुक ग्रुप है, जो भी ग्रुप है उसको में शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोग के लिए इतना कर रहे हैं तो आप लोग भी उतना दायित्व बनता है करने के लिए। फिलहाल 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासन काल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। कलिंग युद्ध जो है आपको अशोक द्वारा लड़ा गया था, अशोक सम्राट द्वारा लड़ा गया था। डी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सही जवाब है। 33 नंबर प्रश्न है, भारत में देखिएगा अरेबिका कॉफी बहुत इंपॉर्टेंट है, आयु पूछा गया है, बिहार पुलिस में भी पूछा गया है और आगे भी पूछने की संभावना है। तो अरेबिका कॉफी कौन सा राज्य में उगाई जाती है, तो यह कॉफी के लिए कर्नाटक प्रसिद्ध है। डी ऑप्शन है, अरेबिका जो है कॉफी का सबसे अच्छा किस्म, उच्च कोटि का कॉफी पाया जाता है। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, कर्नाटक। 34 नंबर में देख लीजिए, इसको मैथ दिया गया है। मैथ में इसके लिए आपको सही जवाब हम आपको बता देते हैं, आपको 26-50 होगा, डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और इसके लिए आपको 35 नंबर के लिए 10% जो है ना, 10% हानि पर होगा, 10% हानि पर होगा। उसके बाद में 36 नंबर में देखिएगा, 36 नंबर, यदि किसी घन को कोर का तिगुना कर दिया जाए तो, यानी कि भी मैथ है, इसके लिए आपको 27 ऑप्शन सही जवाब, 27 यानी कि सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और ये यहाँ से अब इंग्लिश स्टार्ट होता है, इंग्लिश का भी 5 क्वेश्चन लगभग में रहता है, कभी पूछता है कभी नहीं, कभी 1 पूछता है कभी 2 पूछता है कभी 5 पूछता है, तो उस हिसाब से अपना देख लेना है। ठीक है, इसमें मैं आपको 37 नंबर के लिए जो है नन ऑफ दीज होगा, इनमें से कोई नहीं, एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, ऐसे ही सही है। उसके बाद के प्रश्न है, हाँ 38 नंबर प्रश्न के देखिए साथियों, 38 नंबर, आई एम वेरी बिजी मैन, डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 39 नंबर के लिए है, 39 नंबर के लिए आपको बाई का प्रयोग यहाँ पर होगा, इस जगह पे जो है ना आपको सूज की वजह बाई का प्रयोग होगा। 40 नंबर के लिए आपको सही जवाब बी ऑप्शन हो जाएगा। और उसके बाद में 41 नंबर के लिए सही ऑप्शन जो आपको हो जाएगा, यानी कि रिमोट का एंट्रो बर्ड होता है वो आपको नियर, ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और 42 नंबर के लिए आपको सही जवाब, देखिए 42 नंबर के लिए क्या है कि पैथोलॉजी इज ए, तो पैथोलॉजी है ना, ये आपको पैथोलॉजिस्ट कहा जाता है, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 43 नंबर है, 43 नंबर के आपको सही जवाब हो जाएगा, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, इसको आप देख लीजिएगा। और उसके बाद में 44 नंबर प्रश्न है, 44, नीचे कुछ पौधे का भाग दिए गए हैं और आलू खाने योग्य भाग है। तो जो पौधा आलू है ना, खास करके प्रश्न को देखिएगा, आलू का खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है। तो खाने योग्य भाग को है ना, आपको ध्यान रखिएगा, यह आपको तना का रूपांतरण, आलू हम लोग खाते हैं तो तना का रूपांतरण है, तो आपको हम लोग कंद खाते हैं, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 45 नंबर है, करके एक वर्णाध पुरुष का विवाह एक समान महिला से होती है तो वह पुत्र, जो उसका पुत्र प्राप्ति होगा तो वह वर्णाध होने की संभावना कितना रहेगा। सबसे पहले आपको 0% रहेगा। वर्णाध का मतलब है कि देखिए कलर विजन आप लोग जानते होंगे, उसी को वर्णाधता कहा जाता है। और यह वही बताया कि अगर पिता को वर्णाध माने कि कलर विजन है और पत्नी को कलर विजन नहीं है, तो उससे जो प्राप्त होने वाली बच्चा है उसको में वर्णाध यानी कि कलर विजन होने का कितना संभावना है, तो 0% संभावना रहता है, कोई जरूरी नहीं है कि हो ही सकता है। तो ये ऑप्शन आपको इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, पीत ज्वर जो है आपको वाहक होता है, यानी कि येलो फीवर का जो वाहक होता है एंडीज मच्छर होता है, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है। इसरो का मुख्यालय आपको बेंगलुरु में है, ध्यान रखिएगा, बेंगलुरु में।
48 नंबर प्रश्न है, एक ट्रांसफर का कोड पटिल जो होता है, कोड जो होता है पटलित क्यों बनाया जाता है? तो इसको पटलित बनाया जाता है ताकि भंवर धाराओं को कम करने के लिए बनाया जाता है। 49 नंबर प्रश्न है, पीतल जो है ना किन धातु का मिश्रण है? तो पीतल आपको तांबा और जिंक का है। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, तांबा और जिंक का है। और पीतल संबंधी रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछता है, तो इसके लिए आप याद पिताजी याद रखिएगा। यहाँ से आपको पी हो गया, यहाँ से ता हो गया, यहाँ से जी हो गया, पिताजी आप याद रखिएगा। इसी को उलट पलट के पूछित रहता है, ठीक है। तो पिताजी आप याद रखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ऑप्शन देखते हैं। 50 नंबर प्रश्न है, भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घिंगा रोग होता है, इसको ग्वाइटर भी कहा जाता है। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और आज के सेट में इतना ही। शेष जो प्रश्न बची हुई 51 से, तो यह जो है नेक्स्ट वाली सेट में आपको कराई जाएगी। वह भी वीडियो एक दिन बाद ही मिल जाता है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। आज इतना ही, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, लंबा वीडियो आपके पास टाइम नहीं है और कम से कम समय में क्वेश्चन को आपको देखना है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन तो आपके पास मिलते ही रहेगा। और अपना कमेंट में सजेशन जरूर दीजिएगा, किस प्रकार का प्रश्न लगा है, कितना आपको सही हुआ है और कितना आपको इसमें क्या है, इसका जवाब जरूर आप दीजिएगा। लेते हैं इस वीडियो से विदा, मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।